Hello student, this is chapter first of history, youth nationalism in Europe. We already discussed many topics. Now we will discuss another topic of this chapter, the age of revolutions, 1830 to 1848. 1830 से 1848 के बीच में जो रिवोल्यूशंस हुए, जो क्रांतियाँ हुई, उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे. एज कंजर्वेटिव regimes tried to consolidate their power, liberalism and nationalism came to be increasingly associated with revolution in many regions of Europe, such as the Italian and German states, of provinces of Ottoman Empire, Ireland and Poland. कंजर्वेटिव जो थे, जिस तरह हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो राजशाही लागू दोबारा हो गई थी पूरे यूरोप में, फ्रांस को भी राजशाही के अंतर्गत ले लिया गया था. तो ये जो राज परिवारों ने दोबारा से कंट्रोल कर लिया था इन स्टेट्स पर, तो वहाँ पर स्ट्रिक्ट कंट्रोल होने के बावजूद भी लिबरलिज्म और नेशनलिज्म जो है वो दब नहीं पाए. ये भावनाएं जो थी लोगों के अंदर वो बढ़ती रही धीरे धीरे, और फिर बाद में उन्होंने एक रिवोल्यूशन या क्रांतियों का रूप लेना शुरू कर दिया. यूरोप के कई भागों में, जैसे इटली, जर्मनी, ऑटोमन एम्पायर या आयरलैंड या पोलैंड, कोई भी देश था, इन सभी देशों में धीरे धीरे जो लिबरल और नेशनलिस्ट जो थे वो सक्रिय हो गए. उन्होंने अपने क्रांतियाँ करनी शुरू कर दी, विरोध करना शुरू कर दिया सरकार का. These revolutions were led by the liberal and nationalist belonging to educated middle class elite. ये जो क्रांतियाँ की गई, ये जो रिवोल्यूशंस किए गए, ये मिडिल क्लास के एजुकेटेड वर्ग के द्वारा की गई, क्योंकि ये लोग पढ़े लिखे थे और ये पहले स्वतंत्रता को देख चुके थे, और अब उन्होंने बाकी लोगों में भी जागरूकता फैलानी शुरू कर दी थी कि जो नेशनलिज्म और लिबरलिज्म जो है हमारे देश के लिए कितना ज़रूरी है, और जो कंजर्वेटिव रिजाइम्स को ख़त्म करना ज़रूरी है. इन लोगों में प्रोफेसर, स्कूल टीचर, क्लर्क, यानी कि सभी लोग मिडिल क्लास के एजुकेटेड लोग जो थे वो इसमें शामिल थे इन रिवोल्यूशंस में. द फर्स्ट अपीवल टुक प्लेस इन फ्रांस इन जुलाई 1830. 1830 में जुलाई में पहली क्रांति हुई. द बारबून किंग्स हु हैड बीन रिस्टोर्ड टू पावर ड्यूरिंग द कंजर्वेटिव रिएक्शन after 1815 were now overthrown by liberal revolutionaries who installed a constitutional monarchy with Louis Philippe at its head. 1815 में जब नेपोलियन का शासन ख़त्म हुआ, और नेपोलियन के हार के बाद बाकी जो यूरोपियन स्टेट थे उन्होंने बारबून जो किंग थे उन्हीं की फैमिली के लुईस फिलिप को दोबारा से वहाँ का फ्रांस का राजा बना दिया था. और उस समय कुछ इस तरह की कंडीशन हो गई थी कि फ्रांस जो था वो मेन जो वो था सेंटर बन चुका था क्रांतियों का, जिसके कारण ड्यूक मैटरनिक ने एक वो कोटेशन भी दी थी कि व्हेन फ्रांस स्नीज मैटरनिक वंस रिमार्क द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस गोल्ड. ड्यूक मैटरनिक जो थे उन्होंने ये कहा था कि जब भी फ्रांस को छींक आती है तो बाकी यूरोप को जुकाम हो जाता है. इट मीन्स कि फ्रांस में होने वाली गतिविधियों का जो परिणाम है वो बाकी यूरोप को भी भुगतना पड़ता है. द जुलाई रिवोल्यूशन sparked an uprising in Brussels which led to Belgium breaking away from the United Kingdom of Netherlands. अब जुलाई में रिवोल्यूशन हुआ, क्रांति हुई, और इसमें ये ब्रुसेल्स में हुआ, और बेल्जियम जो था वो यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड का हिस्सा था, और वहाँ से वो अलग होने के लिए उसने ये क्रांति की. एन इवेंट that mobilized nationalist feeling among the educated elite across Europe was the Greek War of Independence. उसके बाद राष्ट्रवाद की जो भावना थी वो धीरे धीरे तेज़ होने लगी एजुकेटेड ग्रुप में, और धीरे धीरे जो ग्रीक यानी कि यूनान जो था एक कंट्री, वो ओटोमन साम्राज्य से अलग होना चाहता था, और उसकी स्वतंत्रता का जो उन्होंने संघर्ष किया था उसके कारण बाकी यूरोप में भी इसका असर देखने के लिए मिला. ग्रीस हैड बीन पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर सिंस द 15th सेंचुरी. ग्रीस जो था वो ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था 15th सेंचुरी से. द ग्रोथ ऑफ रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप स्पार्क्ड ऑफ ए स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस अमंग द
Greek which began in 1821. अब यूरोप में जो राष्ट्रवादी भावनाएं फैल रही थी उसका प्रचार प्रसार ग्रीस में भी हुआ और फिर ग्रीक लोगों ने 1821 में एक रिवॉल्यूशन कर दिया वहाँ उसमें से ऑटोमन साम्राज्य से अलग होने के लिए। इसका एक रीज़न था कि ग्रीस जो था वो यूरोपियन कंट्रीज़ से जुड़ा हुआ था, यानी धर्म कल्चर जो था उनका यूरोपियन कंट्रीज से मिलता जुलता था, क्रिश्चियन धर्म था। बाकी ऑटोमन एम्पायर जो था वो मुस्लिम साम्राज्य के अंतर्गत था, तो उसमें से वो अलग होकर राष्ट्रीयवाद की भावना वहाँ पर बढ़ने लगी और उन्होंने विद्रोह कर दिया। नेशनलिस्ट इन ग्रीस गॉट सपोर्ट फ्रॉम द ग्रीक्स living in exile and also from many West European who had sympathies for ancient Greek culture। जो राष्ट्रवादी थे ग्रीस में, उनको जिन ग्रीक्स को देश निकाला दे दिया गया था या बाहर रह रहे थे, वेस्टर्न यूरोप में रह रहे थे, उन लोगों ने ग्रीक कल्चर जो कि प्राचीन काल में एक फ्री कल्चर था, स्वतंत्र कल्चर था, वो ऑटोमन साम्राज्य के अंतर्गत नहीं था और खुद एक स्वतंत्र साम्राज्य था, तो उसकी याद दिलाकर लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत की गई और धीरे धीरे वो भावनाएं बढ़ती चली गई और फिर ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ उन्होंने विद्रोह कर दिया। पोएट्स एंड आर्टिस्ट लाउडेड ग्रीस एज द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। और ग्रीस को यूरोपियन जो पोएट और आर्टिस्ट थे, कवि और चित्रकार वगैरह थे, उन्होंने यूरोपियन सिविलाइजेशन का पालना कहा था कि यहाँ से यूरोपियन सिविलाइजेशन की शुरुआत होती है और मोबिलाइज्ड पब्लिक ओपिनियन टू सपोर्ट इट्स स्ट्रगल अगेंस्ट द मुस्लिम एम्पायर। ऑटोमन साम्राज्य मुस्लिम एम्पायर था और उस एम्पायर से वो छुटकारा पाना चाहता था, इसके लिए उन्होंने प्रयत्न करने शुरू कर दिए। द इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन ऑर्गेनाइज्ड फंड्स एंड लेटर वेंट टू फाइट इन द वॉर वेयर ही डाइड ऑफ फीवर इन 1824। इंग्लिश पोएट जो कि लॉर्ड बायरन थे, उन्होंने फंड इकट्ठा किया, लोगों से पैसा इकट्ठा किया और युद्ध के ग्रीस की स्वतंत्रता के लिए वहाँ पर लड़ने के लिए भी गए और वहाँ जाकर 1824 में उनकी मृत्यु हो गई। फाइनली द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832 रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज द इंडिपेंडेंट नेशन। और अंत में कॉन्स्टेंटिनोपल यानी कि कुस्तुनतुनिया की संधि की गई और उसमें ग्रीस को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया, स्वतंत्र मान लिया गया और इस तरह से यूरोप में विद्रोह की जो भावनाएं थी वो बढ़ने लगी थी और पहले संघर्ष में पहली स्वतंत्रता प्राप्त हुई और इसके बाद ये भावनाएं और बाकी यूरोप में भी फैलने लगी। नेक्स्ट टॉपिक इज़ द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड national feeling। The development of nationalism did not came about only through wars and territorial expansion। जो राष्ट्रवाद की भावनाएं थी केवल युद्ध और संघर्ष से नहीं आई थी, बल्कि उसके लिए कल्चर भी एक महत्वपूर्ण हथियार था। कल्चर प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन। आर्ट and poetry, stories, music helped express and shape nationalist feelings। कल्चर संस्कृति ने भी किसी भी राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आर्ट और जो पोएट्री थी, कविताएं या जो चित्रकारी थी, कहानियाँ थी, म्यूज़िक था, इन्होंने भी किसी भी देश को एक करने में महत्वपूर्ण रोल प्ले किया। जिस क्षेत्र में जो कल्चर था वो कल्चर से बाकी लोग अगर थोड़ा सा दूर रहते थे या किसी दूसरे साम्राज्य में आते थे, वो भी उसी कल्चर से अपने आप को जुड़ा हुआ पाने लगे और इस तरह से धीरे धीरे राष्ट्रवाद की भावना जो है वो पोएट्री, स्टोरी और इस तरह के कल्चर के द्वारा फैलाई जाने लगी। लेट अस लुक एट रोमांटिसिज्म, अ कल्चर मूवमेंट विच शाउट टू डेवलप ए पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स। रोमांटिसिज्म क्या था? ये एक तरह का कल्चरल मूवमेंट था जो कि राष्ट्रवाद को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण इसकी भूमिका रही। रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोएट्स जनरली क्रिटिसाइज द ग्लोरीफाइड ऑफ रीज़न एंड साइंस। जो रोमांटिक कवि थे उन्होंने जो साइंस और रीज़न की जो नया टॉपिक था उसका विरोध किया, उसका विद्रोह किया और
and focus instead of emotions, institutions and mystical feelings. उन्होंने साइंस और जो नया कल्चर आ रहा था उसका विरोध करते हुए भावनाओं को, फीलिंग्स को ज़्यादा महत्व दिया, और मिस्टिकल फीलिंग्स मतलब आंतरिक रूप से जो हमारी जो एक पावर होती है उसको मानना, और उसको ज़्यादा बढ़ावा दिया उन्होंने. देयर effort was to create a sense of shared collective heritage, a common cultural past as the basis of nation. उन्होंने किसी भी देश का आधार उसे बताया कि उसका पास्ट में क्या कल्चर रहा, कितना कॉमन उसकी संस्कृति रही है. यानी कि अगर जर्मनी उस समय जो 3-4 टुकड़ों में बटा हुआ था, तो वो जर्मन लोग अलग अलग पार्ट में होते हुए भी उनका कल्चर एक था, उनका पास्ट एक रहा था. तो इस जो पास्ट की भावना थी जो थी उसको उन्होंने एक बेस बनाया कि हमारा पास्ट एक था, तो हमें एक होकर एक राष्ट्र बनाना चाहिए. अदर रोमांटिक सच एज द जर्मन फिलोसफर जॉन गॉटफ्रीड हर्डर claimed that true German culture was to be discovered among the common people. Dashwalk. उस समय कुछ ऐसे रोमांटिक पोएट्स या जो आर्टिस्ट थे उनमें से ही एक थे जर्मनी के फिलोसफर्स जो थे जॉन गॉटफ्रीड हर्डर. उन्होंने बताया कि जो आम जनता में जर्मन कल्चर बसता है, राजा में कल्चर नहीं है बल्कि आम जनता जो है उसमें जर्मन कल्चर है. ये उन्होंने अपनी बुक में कहा था, डास वॉक में. इट वाज थ्रू फोक सॉन्ग्स, फोक पोएट्री एंड फोक डांसेस दैट द ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन वाज पॉपुलराइज्ड. और ये जो भावना है रोमांटिसिज्म की भावना या नेशनलिज्म की भावनाओं को बढ़ाने के लिए रोमांटिक्स ने क्या फोक सॉन्ग जो थे, आम जो कल्चर था जनता का, ग्रामीण क्षेत्रों के ग्रामीण सॉन्ग्स, ग्रामीण पोएट्री या डांसेस जो थे उनको बढ़ावा दिया और उनको ही उन्होंने देश का आधार माना. सो कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग दीज फॉर्म्स ऑफ फोक कल्चर वॉज एसेंशियल टू द प्रोजेक्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग. धीरे धीरे इन कवियों ने और जो फिलोसफर या जो राइटर्स थे उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर फोक कल्चर को इकट्ठा किया, उनको एक रिकॉर्ड किया बुक के रूप में या किसी भी तरीके से कविता कहानी के रूप में उन्होंने इसको बाकी लोगों के सामने लाने की कोशिश की. द एम्फेसिस ऑन वर्नाकुलर लैंग्वेज एंड द कलेक्शन ऑफ लोकल फोकलोर वाज नॉट just to recover an ancient national spirit, but also to carry the modern nationalist message to large audience who were mostly illiterate. इन लोगों ने जो एजुकेटेड पीपल थे उन्होंने लोकल फोकलोर यानी कि ग्रामीण संस्कृति को, चाहे वो कविता कहानियाँ या कुछ भी था, डांस वगैरह थे, उनको इकट्ठा करके एक बुक का रूप या किसी भी तरह पिक्चर्स का रूप दिया. तो उसका एक रीज़न ये भी था कि उसको उन्होंने पिक्चर्स या कहानियों के थ्रू उन लोगों को समझाने की कोशिश की जो कि उस समय एजुकेटेड नहीं थे, इलिटरेट थे. दिस वॉज स्पेशली सो इन द केस ऑफ पोलैंड which had been partitioned at the end of the 18th century by great powers. पोलैंड जो था उसमें उसके केस में ये जो सिस्टम था, ये जो तरीका था वो उन्होंने अपनाया था. और क्योंकि पोलैंड को 18th सेंचुरी के लास्ट में जो ग्रेट पावर्स थी रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया, उन्होंने डिवाइड कर दिया था. even though Poland no longer existed as an independent territory, national feeling were kept alive through music and language. हाँ, क्योंकि इस समय जो डिवाइडेड पोलैंड जो था वो एक राज्य नहीं था, अलग अलग पार्ट्स में उसको मिला दिया गया था, जिसके कारण उसको पोलैंड को कोई किसी भी तरीके से एक राज्य नहीं कहा जा सकता था. लेकिन वहाँ का कल्चर, वहाँ की संस्कृति और भाषा ने उन सभी लोगों को जोड़े रखा. कैरोल करपिंस्की for example celebrated the national struggle through his opera and music, turning folk dances like the polonaise or mazurka into nationalist symbol.
करोल करपिंस्की जो थे वो इसका एक एग्जाम्पल है। उन्होंने राष्ट्रीय संघर्ष को जारी रखा और वहाँ की जो पोलैंड का जो ओपेरा था, ओपेरा मीन्स एक डांस और म्यूज़िक ग्रुप होता है जो अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करता था उस समय। तो ये पोलैंड से जुड़े हुए थे और उन्होंने पोलैंड के डांस और कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने वहाँ का जो मेन डांस था पोलोनेज और मुजुर्का, इनको राष्ट्रीय सिंबल बना लिया और लोगों में सांस्कृतिक एकता स्थापित करने के लिए इसको यूज़ किया। लैंग्वेज टू प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स। और भाषा ने भी राष्ट्रीयवादी भावनाओं को बढ़ाने में महत्वपूर्ण रोल प्ले किया। आफ्टर रशियन occupation, the Polish language was forced out of schools and Russian language was imposed everywhere. जब रशिया ने पोलैंड के एक बड़े हिस्से को अपने कंट्रोल में कर लिया था तो वहाँ के पोलैंड के जो पॉलिश भाषा थी उसको स्कूलों से ख़त्म कर दिया गया और रशियन लैंग्वेज को वहाँ पर लागू करने के लिए ज़बरदस्ती लागू किया गया। In 1831 an armed rebellion against Russian rule took place which was ultimately crushed। और 1831 में एक सशस्त्र विद्रोह किया गया रशियन रूल के विरुद्ध। उन लोगों ने हथियार इकट्ठे करके उनके खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। फॉलोइंग दिस मैनी मेंबर्स ऑफ क्लेरजी इन पोलैंड बिगेन टू यूज़ लैंग्वेज एज ए वेपन ऑफ नेशनल रेसिस्टेंस। पोलैंड के जो चर्च थे उन चर्चों में जो वहाँ के जो पादरी थे, प्रीस्ट थे, वो पोलिश भाषा यूज़ करने लगे और उन्होंने उसको सरकार के रशियन गवर्नमेंट के प्रताड़ना के बाद भी उसको जारी रखा। पोलिश वॉज यूज्ड फॉर चर्च गैदरिंग एंड ऑल रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। वो लोग जहाँ भी कोई उनकी चर्च की प्रेयर होती थी या कोई भी गैदरिंग होती थी वहाँ पर वो पोलिश भाषा का यूज़ करते थे। एज ए रिजल्ट ए लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट एंड बिशप्स वर पुट इन जेल और सेंट टू सीरिया बाय रशियन अथॉरिटीज एज पनिशमेंट फॉर देयर रिफ्यूज़ल टू प्रीच इन रशियन। अब इसका परिणाम ये हुआ कि जो पादरी, जो चर्च के बिशप्स रशियन भाषा यूज़ नहीं करते थे और पोलिश भाषा का यूज़ करते थे, उन्हें जेल में डाल दिया गया या फिर साइबेरिया भेज दिया गया क्योंकि उन्होंने रशियन भाषा का में उन्होंने प्रचार प्रसार नहीं किया। द यूज़ ऑफ पोलिश केम टू बी सीन एज अ सिंबल ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस। पोलिश भाषा का यूज़ करके वो रशिया के विरुद्ध विद्रोह को दिखाना चाहते थे। इस तरह से भाषा और कल्चर ने भी राष्ट्रवाद के निर्माण में एक महत्वपूर्ण सहयोग दिया। दैट्स ऑल फॉर टुडे, कीप लर्निंग।